हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत बहुत पिक्यूलियर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली बाहर यानी कि अब्रॉड जाने के बारे में पूछते रहते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी के लिए अच्छी हैं, क्या क्या हम ऐसा करें कि जिससे कोई भी प्रोफेसर का की नज़र जो है वो हमारे सीवी पे आ जाए, या हम कैसे स्टैंड आउट करें। इतने सारे जो सीवी अलग अलग प्रोफेसर्स के पास जाते हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम अपने सीवी को किस तरीके से स्टैंड आउट करें, या एसओपी कैसे लिखा जाता है। इन सभी बातों के बारे में आज हम एक जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनका नाम है विवास नाग, आज हम इनसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन सभी बातों को। विवास के बारे में मैं बात करूं तो विवास ने अपना जो बैचलर्स है वो अपना सेंट जेवियर्स मुंबई से किया है पूरा। इसके अलावा जो इनका मास्टर्स है वो इन्होंने थीसिस जो है वो येल यूनिवर्सिटी में सबमिट की हुई है, और ये पीएचडी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में जाकर के। तो ये इनके पास एक पूरा एक्सपीरियंस है कि बाहर मास्टर्स में या पीएचडी में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम विवास से डिस्कस करेंगे। तो विवास प्लीज़ आप हमारे बीच में आइए और हमसे बातें करिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विवास, आपने इतना समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स से बात करने के लिए। रियली थैंकफुल। इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ की पूरी टीम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इतना शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं सबको बता दूं कि विवास जो है वो हमारे लिंक्डइन से हमारे कांटेक्ट में है। वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह हमारे फॉलो करते रहते हैं, और वहीं पे हमारी बातचीत हुई कि इस तरीके का एक सेशन हमें रखना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स का भला हो सके, जिसमें वो समझ सकें सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी पिक्यूलियरिटीज। तो चलिए विवास, सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। विवास, पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आपका जो बैचलर्स है, जो मास्टर्स है, और जो आपकी पीएचडी है वो कहाँ कहाँ से आप करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली बात, थैंक यू डॉक्टर नीलव फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बुलाने के लिए आपके चैनल में, ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं और उनको बता सकता हूं कि जो मेरा जर्नी है वो कैसा है, और क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन पे आपके आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया लाइफ साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री में। डबल डिग्री था फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। उसके बाद मैं, वो कोविड ईयर था, तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया भी अप्लाई करूँ, अब्रॉड भी अप्लाई करूँ। तो उसी चक्कर में मुझे दोनों कॉलेज मिले थे, इंडिया में भी जैसे TIFR GS मिला था, और बाहर में भी कुछ कई सारे ऑप्शंस मिल रहे थे। सो उनमें से मेरा इंटरेस्ट था न्यूरो साइंस में जाने का, क्योंकि मुझे न्यूरो साइंस अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने लुडविग मैक्सिमिलियन म्यूनिक यूनिवर्सिटी चूज किया, जहाँ पे मैं मोलिकुलर सेलुलर बायोलॉजी में एनरोल हुआ। जब मैं मास्टर्स किया मोलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी में, मेरा मेन एम था कि मैं न्यूरो साइंस के जितने भी फील्ड है वो उसको डाइवर्स रिसर्च एरिया थोड़ा थोड़ा जाके मैं हर एक रोटेशन में देखूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा सबसे पसंदीदा नीश कौन सा है, सबसे पसंदीदा एरिया कौन सा है। सो मैंने ऐसे 3 रोटेशन किए अपने मास्टर्स में। और वो रोटेशन करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि जैसे मैं बाहर में जर्मनी में था तब, तो मुझे ये पता चला कि हम अपने यूनिवर्सिटी से बाहर के कई यूनिवर्सिटी में, US या यूरोप में, हम थीसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फुल्ली फंडेड होता है। तो इसी चक्कर में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैंने अपना काम प्रेजेंट कर रहा था, तो मुझे एक प्रोफेसर मिला। मैं उनसे बोला कि मैं आपके काम से बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और उसी तरीके से मैं येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में गया। तो येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में मैं 1 साल के लिए अपना थीसिस किया। तो मेरा थीसिस बेसिकली ब्रेन इवोल्यूशन के बारे में है, कि ह्यूमन ब्रेन क्यों अलग है बाकी सब अलग वर्टिब्रेट के ब्रेन से। और ड्यूरिंग इसी टाइम पे जब मैं ईएल में कर रहा था, तब मुझे उसी ईयर में पीएचडी अप्लाई करने वाला था। तो मैंने पीएचडी डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, एंड फाइनली मैंने जो डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से करूंगा, बिकॉज डिपार्टमेंट अच्छा है और मुझे ब्रेन इवोल्यूशन में ही काम करना था। सो दैट्स लाइक मेरा इमीडिएट प्लान, जो मैं सितंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, ग्रेट टू हियर दैट, आपने इतना अच्छा डिटेल में समझाया। लेकिन मेरा एक यहाँ पे सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया से, खासकर जो पढ़ रहे होते हैं, वो इतना हाई एम नहीं कर पाते। कम से कम बैचलर्स के स्टूडेंट्स ये नहीं सोच पाते कि हम मास्टर्स जो है वो अब्रॉड से करेंगे।
मास्टर्स तक जाते जाते समझ इतनी डेवलप हो जाती है, उनको लगता है कि हाँ, हम पीएचडी तो बाहर से कर सकते हैं। मास बी बैचलर के स्टूडेंट के दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे यार बाहर जाना चाहिए? कैसे आपने सोचा? क्योंकि मतलब जनरली हम नहीं देखते हैं मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं। कैसे आपके दिमाग में आया? क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? तो जो पहला इनिशियल मोटिवेशन था जो मेरा, कि जब कोई भी कोर्स पढ़ाते थे क्लास में, उनमें कोई भी अगर लेक्चर या कोई भी पेपर हमें डिस्कस करवाते थे, जब भी मैं वो पेपर देखता था, वो देखता था कि वो बाहर के कोई लैब से पब्लिश किया होता है। सो वो वाला इनिशियल क्यूरियोसिटी था कि लाइक अगर 10 पेपर पढ़ाया क्लास में, तो उनमें से 9 पेपर बाहर की यूनिवर्सिटी से है, तो ये डिस्पैरिटी क्यों है, और मतलब ये चेंजेस क्यों है। तो जब मैं इसके डीप जाने लगा, कि मैं पढ़ने लगा कि लाइक न्यूरो साइंस में इतने सारे पेपर है, तो कौन कौन से लैब से आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम जो लैब है वो बाहर के जगह पे है, बाहर के जगह पे सेटअप है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में लैब नहीं है, इंडिया में भी लैब है, बट मैक्सिमम लैब्स बाहर के अब्रॉड में सेटअप है। सो इनिशियल जो थॉट प्रोसेस था कि क्यों जाना है, तो मुझे पहले लगा कि एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, कि एक्सपोजर के लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एज, और आपका मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, बिकॉज बाहर के भी लोग आते हैं, तो एक्सपोजर के टाइम पे पहला वाला वो इंस्टिंक्ट था। बट जब मैं 2021 में अप्लाई किया था बाहर, तब ये भी एक सिचुएशन था कि कोविड का सिचुएशन था, तो दोनों दोनों मतलब बॉर्डर्स बंद थे। सो मैं इंडियन एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं ओपन था, मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बाहर से ही करना है। मैं ये था कि मुझे मास्टर्स करना है, मुझे पता है मुझे न्यूरो साइंस में मास्टर्स करना है, मुझे अच्छे लैब पे करना है। तो जब मेरे पास ये दो ऑप्शन थे, कि मुझे इंडिया में भी ऑप्शन मिला, बाहर का भी ऑप्शन मिला, फिर मैंने देखा कि कहाँ पे ज्यादा लैब है, कहाँ पे ज्यादा काम पब्लिश हो रहा है, तो वो वाला मेरा इनिशियल इंस्टिंक्ट था कि बैचलर से मूव मूव करने का जर्नी। ओके, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या मोटिवेशन था आपका मास्टर्स अब्रॉड से करने का। लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं मास्टर्स करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो एक बहुत ही डिमांडिंग जर्नी होती है। बहुत उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। क्या आप अपने जो मास्टर्स प्रोग्राम में जब आप अप्लाई कर रहे थे, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमसे? डिमांडिंग सबसे ज्यादा जो चीज है, कि हमें आधे से ज्यादा चीज अवेयर नहीं है, हम अवेयर राइट। नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं जो बैचलर्स या जो नेशनल साइंस में बैचलर्स करते हैं, वो या तो ये सोच के आते हैं कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ इसलिए मैं आया हूँ, और या नहीं तो मैं मेडिकल नहीं करना चाहता था, टफ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उनके लिए क्लास 12 तक एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही होता है कि इधर मेडिकल करो इधर इंजीनियरिंग करो। सो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो यही था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करें। अब इंफॉर्मेशन जब गैदर करने लगा, तब ये चैलेंज फेस किया कि ऐसे तीन डिफरेंट साइड तीन डिफरेंट इंफॉर्मेशन बोल रहे, तो कौन सा सच है, कौन सा लाइक कौन सा ट्रुथ है, व्हाट फॉलो करना चाहिए। तो मेरा एक जो आदत था जो पहले से, कि लाइक मैं ईमेल करता रहता था, लाइक नॉर्मल, लाइक क्योंकि मुझे लगता था कि ईमेल क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो रिप्लाई नहीं मिलेगा मुझे, पर अगर मैं ईमेल करके पूछूं तो एटलीस्ट रिप्लाई मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। तो मेरा इनिशियल जो मैं स्टार्ट किया प्रिपेयर करने के लिए कि मास्टर्स मुझे अब्रॉड करना, मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, जब थर्ड सेमेस्टर के एंड में जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्लास तो ऑनलाइन होते थे, तो उसी टाइम पे मैं करना स्टार्ट किया ईमेलिंग की, कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है। जैसे बहुत सारे, तो मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी को किया था मेल कि मुझे अप्लाई करना है, सो कैन यू सजेस्ट मी कि कौन से साइट मुझे देखना है। तो उन्होंने मुझे जैसे जर्मनी के लिए DAAD, डार्ट स्कॉलरशिप एंड डार्ट यूनिवर्सिटी का नाम दिया। तो वो वेबसाइट जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि ये यूनिवर्सिटी है। तो Yes. आपको जब पहले यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए सिस्टम इजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पेज में सब कुछ लिखा हुआ है क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बट मेन जो चैलेंज था वो यही था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करूं, और कैसे वैलिडेट करूं कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं है कि बाहर, क्योंकि मैं पहले घर का पहला आदमी हूँ जो बाहर गया हूँ, तो पेरेंट्स भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाए। सो वही वही मेन चैलेंज है, बिकॉज एक बार आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, फिर तो आप उनका गाइडलाइन फॉलो करके आप अप्लाई कर दोगे। तो प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस ऑफ लाइक डिसाइडिंग क्या क्या चाहिए, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग।
ओके विवास, अभी आपने एक नाम लिया डार्ट फेलोशिप का या डार्ट के थ्रू सिलेक्शन का। हम जब आपसे डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया था आप डार्ट फेलो भी है। थोड़ा सा डार्ट के बारे में बताइए ताकि स्टूडेंट्स को जर्मनी के में होने वाले ऑप्शंस के बारे में पता चल सके। या डार्ट कैसी फेलोशिप है, कितनी टफ है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। सो डार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात। हम्म, डार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फेलोशिप्स भी है, यूनिवर्सिटी भी है। द डार्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो डार्ट के वेबसाइट में मैं जो पहला यूज किया था, वो पहला यूज किया था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी मुझे अप्लाई करना है जर्मनी में। सो उसके लिए भी डार्ट वेबसाइट यूजफुल है। अब पहला चीज मेरा यूज केस वो था। सेकेंड यूज केस जो मैंने किया था, सो डार्ट हर एक कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं देता है। सो डार्ट के स्कॉलरशिप दो तरह के होते हैं। एक स्कॉलरशिप होता है जो आप मास्टर्स शुरू करने से पहले ही आपको 2 ईयर का स्कॉलरशिप मिल जाता है, बट वो किसी मतलब पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए होता है। जो ट्रांसलेशनल कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज के लिए होते हैं, जहाँ पे डार्ट फेलोशिप आपको पहले से ही मिल जाता है। और दूसरा टाइप का कोर्स, दूसरा टाइप का स्कॉलरशिप जो होता है, जो मुझे मिला है, वो आप पहले एनरोल कर लो, आप पहले मास्टर्स में चले जाओ, मास्टर प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो, मास्टर ज्वाइन कर लो, फिर आपको फर्स्ट ईयर के एंड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सेकंड वाला अप्लाई किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इरास्मस भी एक प्रोग्राम है, इरास्मस भी स्कॉलरशिप देता है। सो डार्ट का फेलोशिप का सीन ये है कि डार्ट उतना टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। डार्ट मास्टर्स के लिए अगर आपको ट्रांसलेशनल कोर्सेस अच्छा मतलब चाहिए उसमें, तो डार्ट के लिए डार्ट इजी है। आपका अच्छा ग्रेड से आपको डार्ट मिलेगा। जो सेकंड वाला अप्लाई किया था मैंने, जहाँ पे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के बाद डार्ट अप्लाई करना था, उसमें अगेन ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कितना आपने अच्छा परफॉर्म किया मास्टर के फर्स्ट ईयर में, आपको डार्ट फेलोशिप मिलता है। बट यही डार्ट वाला सिनेरियो चेंज हो जाता है जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, जो टफ बन जाता है। क्योंकि मोस्टली जो रश होता है यूरोप के टुवर्ड्स पीएचडी करने के लिए, वो ड्यूरिंग पीएचडी होता है, लाइक ड्यूरिंग पीएचडी एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे लोग डार्ट फेलोशिप करते हैं। सो उधर टफ हो जाता है, बिकॉज उधर क्राइटेरिया बढ़ जाता है, उधर ग्रेड्स मैटर करते हैं, उधर फिर आपका पब्लिकेशन मैटर करता है, उधर फिर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैटर करते हैं। सो उस टाइम पे टफ है, बट फॉर मास्टर्स गेटिंग अ डार्ट फेलोशिप इज इजी। ओके विवास, आपने एक पॉइंट बोला कि दो तरीके से मिलती है, जिसमें पहले तरीके से आपको मास्टर्स के पहले ही मिल जाएगी फेलोशिप, और आपका जो है वो सेकंड कैटेगरी में हुआ था जिसमें आपने पहले इनरोल कर लिया और फर्स्ट ईयर के एंड में जा करके आपको फेलोशिप मिली। तो इस दौरान आपको जितने भी पैसे या जितना भी खर्चा होता है वो आपको खुद से लगाना पड़ता होगा, मुझे लगता है, इजंट इट? सो जर्मनी का दो सिस्टम है। जर्मनी में 99% कोर्सेस ऐसा होता है जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस जो होता है वो बहुत मिनिमल होता है, या जीरो भी होता है। जैसे म्यूनिक स्टेट में, ब्रेविरिया स्टेट में ट्यूशन फीस जीरो था। तो आपका जो मेन खर्चा निकलता है मास्टर्स के लिए जर्मनी में, वो निकलता है आपका एकोमोडेशन और फूडिंग का। सो डार्ट फेलोशिप जिनको मिलता है उनका ये फायदा होता है कि एकोमोडेशन और फूडिंग उनका पहले से ही सॉर्टेड होता है। ओके। तो बट वो मैंने जैसे बोला, वो ट्रांसलेशनल कोर्सेज के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिसिनल न्यूरोथेराप्यूटिक्स और समथिंग ऐसे टाइप के कोर्सेज के लिए थे, जो यस यस नॉर्मली। विकास, मैं थोड़ा सा आपसे ये पॉइंट जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आएंगे कि ट्रांसलेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है। वो यही सोचेंगे कि सर कुछ ट्रांसलेशन के बारे में बता रहे हैं। ट्रांसलेशनल कोर्सेज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल कोर्सेज जैसे मॉलिकुलर सेलुलर बायोलॉजी हो गया कोर कोर कोर्स, या यस जूलॉजी हो गया कोर कोर्स। यस। ट्रांसलेशनल कोर्स हो गया जो कि जैसे क्लिनिकल एस्पेक्ट जिसका है, या जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड जिसको कह सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे एग्री टेक हो गया या फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशनल बेस्ड कोर्सेज। तो जो डार्ट फेलोशिप इनिशियली मिलता है वो ट्रांसलेशनल कोर्सेज के लिए मिलता है, जो स्टार्टिंग से। तो मेरा ये था कि मुझे मॉलिकुलर सेलुलर बायोलॉजी में करना था, तो वो ट्रांसलेशन में नहीं पड़ता था। तो इन दो कोर्सेज, उन कोर्सेज में क्या होता है, हमें ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है जर्मनी के लिए, मास्टर्स के लिए। तो ब्लॉक्ड अकाउंट ये होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट में हम इनिशियली 10,000 यूरो पहले से अपलोड कर देते हैं जर्मनी के अकाउंट में। एंड जी। देन आप जब जर्मनी पहुंचते हो तो उसी अकाउंट से आपको मंथली पेमेंट मिलता है, ताकि आप अपना एकोमोडेशन और फूड कवर कर पाओ। तो मेरा ये प्रोसेस था। अच्छा विवास, आपने अभी एक और नाम लिया था इरास्मस फेलोशिप के बारे में। इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए, इरास्मस फेलोशिप क्या होती है?
इरास्मस एक सिमिलर फेलोशिप होता है जो कि डार्ट जैसा ही होता है, बट वो फिर वो अगेन सिलेक्टेड कोर्सेज के लिए मिलता है, जैसे इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब के लिए इरास्मस बहुत फेमस है क्योंकि ये फुल्ली फंडेड कोर्सेज होते हैं। इवन इनका फूडिंग एंड अकोमोडेशन भी इरास्मस से मिल जाता है। सो अगेन सिमिलर प्रोसेस, जैसे डार्ट एक वेबसाइट है, इरास्मस भी एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जाके और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया से आपने समझाया विकास दोनों फेलोशिप्स के बारे में। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, डार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सेम विद इरास्मस। अगर आप चाहते हैं अब्रॉड जाना तो ये दो मेन फेलोशिप जरूर टारगेट करिएगा। विकास, आप जर्मनी में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बताइए, जर्मनी की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस टारगेट करते हैं, यूरोप भी ऑफकोर्स टारगेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टारगेट करते हैं। जब स्टूडेंट बाहर जाने का टारगेट कर रहे हैं मास्टर्स में, तो क्या देखना चाहिए स्टूडेंट को, क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए? आपने किस तरीके से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी अपने मास्टर्स के केस में? पीएचडी पे भी अभी हम आएंगे, लेकिन मास्टर्स के केस में कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी? मास्टर्स के केस में मेरा मेरा मास्टर्स और पीजी बहुत सेम ही था, बट लाइक मैं ये चीज बोलना चाहता कि मास्टर्स के केस में मैंने ऐसा सिलेक्ट किया था कि जैसे मुझे इंटरेस्टेड है न्यूरो साइंस में, तो क्या जो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसमें एनफ फैकल्टीज है, एनफ रिसर्चर है जो न्यूरो साइंस में काम करते हैं या नहीं करते। पहला ये चीज। सेकेंड चीज मेरा ये था कि मुझे कोर्स वर्क कम चाहिए था, मुझे कोर्स वर्क ज्यादा नहीं चाहिए था, मुझे प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा चाहिए था। तो मैं ये भी एक क्राइटेरिया रखा था कि कौन से यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क कम है और प्रैक्टिकल जैसे रिसर्च रोटेशन वगैरह करने का ज्यादा मिलता है। सो ये दो क्राइटेरिया था, बिकॉज अदरवाइज जैसे जर्मनी, ऐसे अदर यूरोपियन जैसे जो नेशन थे, उनमें सारे यूनिवर्सिटी इक्वली फंडेड होते हैं। लाइक कोई थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। सो एवरी एवरी पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब इक्वली फंडेड होते हैं। सो ये दो मेरा मेन क्राइटेरिया था कि ज्यादा लैब ज्यादा है, या लैब है या नहीं, या जिसमें कोर्स कम है और प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है। तो ये विवास, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये जानकारी चाहिए कि कोर्स करिकुलम क्या है, या लेबोरेटरी का कितना टाइम है और थ्योरेटिकल कितना टाइम वो दे रहे हैं, वो कैसे जान सकता है? क्या वो यूनिवर्सिटी को मेल करे तभी ये इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, कि यूनिवर्सिटी के होम पेज पे ये सारी चीजें मिल जाती हैं? होम पेज में मिल जाता है, क्योंकि होम पेज में सब डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है कि कितना आपको लेक्चर लेना है, कितना सेमिनार लेना है, कितना क्रेडिट आपको रिसर्च वर्क में डिवोट करना है, तो सब मिल जाता है, वो सब बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है हर एक यूनिवर्सिटी के बेसिस में। ओके, तो अब थोड़ा सा और कोर में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इतना लंबा लंबा एप्लीकेशन होता है, उसी को देख करके घबराने लगते हैं कि यार क्या भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे इसको। एप्लीकेशन प्रोसेस मास्टर्स का और पीएचडी का बाहर जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो कितना टफ होता है, कितना टाइम टेकिंग होता है, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एप्लीकेशन प्रोसेस मास्टर्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, पीएचडी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मास्टर्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए होता है क्योंकि आप डायरेक्ट बैचलर्स करके आए हो, तो आपको बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, विच इज डिटेल्ड मार्कशीट। सेकेंड आपका सीवी चाहिए होगा, और थर्ड आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन बोल के छोटा सा पैराग्राफ, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाते, ये चाहिए होगा, और दो रिकमेंडेशन। ये चार चीजें रिक्वायरमेंट है आपका मास्टर्स के लिए। वेराज जब आप यूएस में या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यही चार चीज चाहिए, बट ये बहुत बहुत कोर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू योर ग्रेड्स। ग्रेड्स उतना मैटर नहीं करता, बट व्हाट मैटर करता है कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन कितना ज्यादा है, आपका रिसर्च कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सीवी कितना डिस्क्रिप्टिव है, आपका रिकमेंडेशन बहुत मतलब बहुत पॉइंट लाइक गेन करते हैं। सो ये फैक्टर्स मोर और लेस सेम रहता है, बट इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीएचडी में डिटेल्ड में इवेल्युएशन होता है इन चारों चीजों का एज कम्पेयर टू मास्टर्स। ओके, थोड़ा सा मुझे ये जानना है विवास, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीवी लिखते समय थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सीवी क्या बहुत लंबा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कि कम्पैक्ट सीवी एक पेज का बनाए तो वो सबसे अच्छा होता है? क्या उसमें आपके हिसाब से क्या सबसे सही रहता है? पहला चीज की लाइक सीवी, सीवी में आप सब चीज नहीं डाल सकते। सो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है डिफरेंट चीजों के लिए। जैसे सीवी के लिए इट्स फॉर, आप ये बताओ कि आपको क्या पता है, किस पे काम किया, क्या टॉपिक क्या है।
आपको अगर काम एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपका एसओपी है, आपका रिसर्च राइट, स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप बिल्कुल सही। एक्सप्लेन कर मैं सकते हो। यही चाहता था कि आप ये बोले। चलिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि जहाँ पे सीवी में हर चीज मेंशन मत करिए, कंपैक्ट बनाइए। एक पेज, 1.5 पेज से ज्यादा का सीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका सीवी पलट पलट करके देखेगा। अगर आपकी अंदर उसको झांकना होगा तो वो एसओपी बल के ऊपर जा करके देख सकता है। बहुत अच्छी बात बताई विकास आपने। एसओपी लिखते समय, अभी एसओपी पे खैर ऊपर हम एसओपी के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने जिक्र किया। ये लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या एसओपी से अलग होता है? अलग लिखना पड़ता है कुछ? सो ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इंडिया में जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में, जैसे टीआईएफआर हो गया या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उधर बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो एप्लीकेशन के टाइप पे। जब इंडिया में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, वो होता है बेसिकली आप कोई भी एक रिसर्च प्रपोजल के तरफ लिखो, एक आइडिया लिखो और आप बताओ कि कैसे आप उस चीजों को मेंटेन करोगे। कि जैसे मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो आप उसका आउटकम क्या होगा उसके लिए, कि आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज कंप्लीटली डिफरेंट जब आप बाहर अप्लाई करो। बाहर एप्लीकेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट चीज मांगता है। एक यूनिवर्सिटी होता है जो बोलता है कि मुझे आप दोनों डॉक्यूमेंट दो, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी दो और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी दो। जब ये चीज बोलता है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप लिखते हो आपके रिसर्च के बारे में। जैसे, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप कोई कोई जगह पे रिसर्च स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, तो आप लिखते हो रिसर्च स्टेटमेंट के बारे में। तो आप एंड में ये भी लिख दो कि ये यूनिवर्सिटी, ये फैकल्टी है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो लाइक मेरा रिसर्च इससे मैच करता है। जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो कंप्लीट थोड़ा सा डिफरेंट है। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप रिसर्च से क्या एक्सपीरियंस लिए हो वो लिखते हैं। सो इट्स मोर और लेस टू डिफरेंट लाइक डॉक्यूमेंट, टू सेपरेट डॉक्यूमेंट, बट ये बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन दिस टू। ये हो गया वन सेट ऑफ यूनिवर्सिटी। लेकिन विवास, सेकेंड, अगर एक चीज मुझे पूछनी है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा बैचलर्स करके आ रहा है, आपने बोला कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में रिसर्च से आप क्या सीखे हो ये लिखते हो। कोई बच्चा बैचलर्स करके आ रहा है, तो इंडिया में बैचलर्स में तो रिसर्च के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो वो क्या लिखे लेटर ऑफ मोटिवेशन में मास्टर्स अप्लाई करते समय? लेटर ऑफ मोटिवेशन में जैसे जैसे मेरा जो लेटर ऑफ मोटिवेशन था जब मैं गया था, तो मैंने कोर्सेज पे लिखा था। जैसे मैं, किसी एक टीचर ने मुझे एक कोर्स पढ़ाया, तो जी। उसपे मुझे एक पर्टिकुलर चीज इंटरेस्ट लगा। तो मुझे क्यों इंटरेस्टेड लगा, वो क्यों मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं उस पे लिखा था। तो मोटिवेशन, आप अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू राइट, बिकॉज आप उसके लर्निंग्स को लिखते हो, फिर बैठ के आप मतलब अच्छे से अरेंज करते हो। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोर्सेज के बारे में लिख सकते हो। मैं एनपीटीएल के कोर्सेज लेता था, मैं कोर्सेरा के कोर्सेज लेता था, मैं उसके बारे में लिखता था कि ऐसा मैंने इधर से सीखा तो मुझे ये अच्छा लगा, मुझे जानना है और इसलिए मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं चाहता था आप ये बात बोलो कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है आपका रिसर्च, आप कोई भी, सब लोग जानते हैं कि बैचलर्स में रिसर्च नहीं होती है। तो आप क्या लिखिए, ये विवास ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या मेंशन करना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है रिसर्च में जाने के लिए, ये पॉइंट्स आपको वहां पे मेंशन कर देने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विवास, थोड़ा सा आप ये बताइए, आप इतनी जगह सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जहां जहां आपने अप्लाई किया वहां वहां आप सेलेक्ट हुए। जरूर आपको ये अंदाजा लगा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इतने सारे स्टूडेंट्स में स्टैंड आउट क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। क्या खास बात थी आपके जो एप्लीकेशन की, वो बताइए, ताकि स्टूडेंट्स भी अपने एप्लीकेशन में उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकें, उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ सके। हूँ। तो पहला चीज जो मैं बैचलर्स में किया था, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मुझे कोर्स वर्क उतना पसंद नहीं था। तो मैंने बैचलर्स में हमेशा ये ट्राई करता था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे मुझे एक इकोलॉजी का प्रोजेक्ट मिला, चाहे मुझे प्रोटीन मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला, चाहे मुझे एक्स वाई जी कोई भी प्रोजेक्ट मिला, मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। बिकॉज हर एक चीज में, अगर आप मान लीजिए आपको पता है कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, बट ये भी हो सकता है कि जब आप प्रोटीन मॉडलिंग काम करना स्टार्ट किया, आपको इंटरेस्ट हो गया, आप इंटरेस्टेड हो गए उसमें, तो मैं एक्सप्लोर करना पसंद करता था। सो ऐसे ड्यूरिंग माई बैचलर्स क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज होते रहते थे, आते रहते थे यूनिवर्सिटी में, कि वर्कशॉप
हो गया, या जैसे एक बहुत फेमस वर्कशॉप है जो अभी चलता है आईआईटी बॉम्बे में, संजीव श्रीवास्तव का ओमिक्स प्रोटियोमिक्स का। वर्कशॉप, प्रोटियोमिक्स वर्कशॉप था, वो मैं चला गया, तो उसमें मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ प्रोटियोमिक्स ऐसा काम क्या करता है। देन दूसरा, एक आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर है जो मॉडलिंग में करवाते हैं, तो उनके उनका मैं ज्वाइन कर गया। तो ये सब चीज का मतलब मुझे पहले नहीं लगता था कि दिस विल बी लाइक एक अच्छा पॉइंट होगा मेरे सीवी में, बट ये अल्टीमेटली जाके जब मैं बैचलर्स के एंड में देखता हूँ तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस मेरे बहुत सारे रिसर्च एक्सपीरियंस जैसे फिल कर गया। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है या कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि बैचलर्स के बाद मुझे मास्टर्स अब्रॉड करना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा कि क्योंकि बैचलर्स इज ओपन, आप ओपन रहो, कोई भी फील्ड आ रहा है आप हाँ करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे। यू यू हैव नथिंग टू लूज। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ये अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत स्टूडेंट और बहुत फ्रेंड्स को ये देखा कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि मुझे ऑन्कोलॉजी करना है तो मुझे कैंसर रिलेटेड प्रोजेक्ट ही करना है। बट आप प्लांट रिलेटेड प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स है, वो सेम कैंसर में भी अप्लाई हो सकता है। बट ये लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते, तो रेस्ट्रिक्ट मत करो। रेस्ट्रिक्ट करने से आपका चांसेस कम हो जाएगा, बिकॉज एज यू राइटली सेड कि बैचलर्स में रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, कहाँ मिलता है ही नहीं, थीसिस का कंसेप्ट ही नहीं है बैचलर्स पे। तो सेकेंड थिंग जो मुझे लगता था कि जैसे आपने बोला कि लेटर ऑफ मोटिवेशन ड्यूरिंग माई मास्टर्स, मैं पीएचडी के बारे में बाद में बात करूंगा, बट मास्टर्स में क्या होता है, जैसे अब कोई लिख सकता है कि मुझे जब ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया गया मुझे अच्छा लगा, ये एक स्टेटमेंट होगी। बट जब मैं लिखूंगा मुझे ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में जब पढ़ाया अच्छा लगा बिकॉज क्योंकि मैंने ये किया, ये कनेक्ट किया। सो लाइक अपने दिमाग में अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक हार्मोनियस स्टोरी के तरह लगे। आपका मोटिवेशन आपका खुद का लाइफ स्टोरी है, आपका खुद का रिसर्च स्टोरी है, तो वो स्टोरी में डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा कि लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से रिसर्च एक्सपीरियंस लाते हैं बट उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। और जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते, मान लीजिए आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता, बिकॉज जो एडमिशन कमिटी में बैठे हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप नेचर का फर्स्ट पेपर पब्लिश करके आओगे मास्टर्स में, नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि आप कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आप अगर ब्रेन के बारे में बता रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है कोर्सेज की वजह से या कोई भी कोर्स चीजों की वजह से का, आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई विवास, एकदम ग्राउंड लेवल पे आपने बात बताई कि मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जब भी आप कोई लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी लिखना चाहते हैं उसमें बहुत हाई फाई चीजें मेंशन ना करें, क्योंकि कोई भी टीचर जो या वहां पे बैठ के प्रोफेसर आपकी चीजें पढ़ रहा होगा उसको अच्छे से पता है कि आप किस लेवल पे हैं और इस लेवल पे ये चीजें करना पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप बहुत हाई फाई चीजें लिखेंगे तो उसी समय आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा वो। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या पॉसिबल है, और जो भी पढ़ने वाला है उसको ये दिखाना चाहिए कि आपने सीरियसली इस टास्क को लिया है। जैसे कि विवास ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्रेन के बारे में जब वो बता रहे हैं कि मुझे ब्रेन पे पढ़ना अच्छा लगता है, अब ब्रेन के अंदर उनको क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों क्यों अच्छा लगता है, जब वो ये मेंशन करेंगे तो जो सामने वाला उस चीज को पढ़ रहा होगा उसको लगेगा कि ये बंदा सीरियस है, ये आना चाहता है क्योंकि इसने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर सिर्फ यही लिख दोगे कि ब्रेन के ऊपर काम करना अच्छा लगता है, तो वो तो बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, तो आप अलग एग्जैक्टली। कैसे जाओगे। तो ये एग्जैक्टली। पॉइंट है। आपको ये सोचना है कि मुझे सामने वाले को दिखाना है कि मैं रियली चाहता हूं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना, और जब वो ये देखेगा तो ही आपको सेलेक्ट करेगा, वरना एप्लीकेशंस तो हजारों आती है। हाँ जा रहा था, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विवास, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें अब्रॉड जाना है तो जीआरई क्लियर करना, टॉफल क्लियर करना, आईलेट्स क्लियर करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है? पहली बात, जीआरई तो अभी एब्सोल्यूट है, जीआरई लगता ही नहीं है, कहीं भी नहीं लगता। एटलीस्ट मैं स्टेम फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाकी फील्ड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। स्टेम फील्ड में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में नहीं लगता जीआरई। जीआरई कहीं भी नहीं लगता। सेकेंड चीज, आईएलटीएस और टोएफल,
अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हो तो वो नहीं लगता है। यूएस में 95% कॉलेजेस में नहीं लगता है, 5% कॉलेज में अभी पूछते हैं, बट दे ये भी हट जाएगा। अब क्यों नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए आपका बैचलर्स अगर इंग्लिश में है और बैचलर और मास्टर्स अगर इंग्लिश में है, और अगर आप अपने जो यूनिवर्सिटी जहां से पढ़े हो उधर से आप एक सर्टिफिकेट निकाल सकते हो स्टेटिंग कि आपका कोर्स इज कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश एंड आपका प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में अच्छा है, ताकि आप पढ़ सकते हो और काम कर सकते हो। ये एक सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे आप आपका यूनिवर्सिटी इशू कर सकता है, और ये अगर आप अपलोड करोगे लाइक यूनिवर्सिटी पोर्टल में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप आइल्स और टोफल दोनों के लिए वेव अप हो जाओगे। बट ये बहुत ही एक नया कंसेप्ट है जो कि कोविड के बाद आया है, एग्जैक्ट कोविड के बाद आया। सो ये दिस अ वेरी न्यू थिंग। तो ये जो पुराने जितने भी कंसल्टेंट है, जो पुराने जो भी करते हैं, उनको नहीं पता है, बिकॉज उन्होंने इन कोविड के बारे बाद में अप्लाई नहीं किया है। सिंस मैं कोविड का बैच था, एकदम कोविड ईयर में अप्लाई किया था, मुझे पता है। सो मैंने मास्टर्स में अराउंड यूरोप में हर मतलब 4-5 कंट्री में किया है। पीएचडी में मैं यूएस में किया, यूरोप में किया। मैं आज तक कभी भी जीआरई, टोएफल, आइलेट्स कोई कोई भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा बैचलर्स इंग्लिश मीडियम कॉलेज से था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया और एक मिथ जो है उसको बर्स्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसी डर से कि मेरे पास तो जीआरई नहीं है, मेरे पास तो टॉफल नहीं है, मेरे पास तो आइलेट्स नहीं है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। इन्होंने एक तरीका भी बता दिया कि अगर आप इस तरीके का एक सर्टिफिकेट अपना यूनिवर्सिटी से, और वो यूनिवर्सिटी दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में हर जगह इंग्लिश में पढ़ाई होती है मोस्टली, तो वो सर्टिफिकेट आपको दे देंगे और आपको ये एग्जाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अप्लाई करिए और अपने एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करिए रादर देन इन एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने से। अच्छा, एक एक और सवाल है विवास, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखेंगे सुनेंगे, आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को मास्टर्स या पीएचडी में जब वो अप्लाई कर रहा है तो उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या देखना चाहिए? जैसे कोई भी साइंस का या बायोटेक्नोलॉजी का या जूलॉजी का या बॉटनी का स्टूडेंट है, वो नया है, उसको नहीं पता है, अब वो अप्लाई कर रहा है मास्टर्स और पीएचडी में, जब सर्च करेगा गूगल पे कि बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अब्रॉड, हजारों ऑप्शन आएंगे। क्या करना चाहिए, कैसे चूज करें एक बेहतरीन कॉलेज? पहली बात, मेरा है 3-4 पॉइंट्स है इसमें। पहला पॉइंट है कि हर एक टॉप कॉलेज आपके लिए टॉप नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ईएल में भी सिलेक्ट हुआ था, यूसीएसएम में भी सिलेक्ट हुआ था। मैं यूसीएसएफ सिलेक्ट किया क्योंकि यूसीएसएम में ज्यादा फैकल्टी है। तो जरूरी नहीं है कि हार्वर्ड आपके लिए बेस्ट हो और बाकी कॉलेज आपके लिए बेस्ट ना हो। सो ये भी हो सकता है कि बाकी जो कॉलेज है आपके लिए बेस्ट हो। सो रैंकिंग शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया मेरे हिसाब से। सेकेंड चीज है कि जो सेकेंड चीज देखना चाहिए, इस क्या फैकल्टीज अच्छे हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट को वैलिडेट करता है कि फैकल्टीज कहीं कौन से जगह पे अच्छा है, तो उस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। थर्ड चीज जो मैं बहुत मतलब मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं जो प्रेफर करता हूँ कि आपको अपना चॉइस फाइनेंशियली भी देखना चाहिए। जैसे अगर आप यूरोप में मास्टर्स करने जा रहे हो, आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप यूके में मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप यूएस में मास्टर्स करने जा रहे हो तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो और कौन सा आपके लिए अच्छा होगा और एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट। मैं ये ज्यादा तीन तीन चीज पे फोकस करना चाहता हूँ। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को रिजेक्ट मत करिए, लाइक अप्लाई करिए। जैसे मैंने ये देखा है कि लाइक लोग अच्छे रिसर्च एक्सपीरियंस होते हैं बट वो अप्लाई नहीं करते। जब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं अप्लाई किया, मेरा तो होगा नहीं। सो जैसे यूरोप में पीएचडी और मास्टर्स के लिए कोई फीस नहीं होता, एप्लीकेशन फीस नहीं होता। तो आप 10 के जगह 12 कीजिए, आप 12 के जगह 15 कीजिए, बट अपने आप को रिजेक्ट मत करिए। सो पहला चीज है कि रैंक मैटर नहीं करता। सेकंड होता है कि आप फोकस करिए रिसर्च कहाँ पे अच्छा होता है। थर्ड, आप इकोनॉमिक और एफिशिएंट वे में फोकस करिए। और फोर्थ है अपने आप को रिजेक्ट मत करिए खुद से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई।
एक पॉइंट यहाँ पे और विवास मेरे दिमाग में अभी आ गया, मैं अभी पूछ लेता हूँ वरना मेरे दिमाग से मिस हो जाएगा। आप जब अप्लाई करने की बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते तो साइंटिस्ट को मेल लिखते हैं। जैसे आपने भी बताया कि आपने बहुत सारी जगह अप्लाई किया था। एक कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड मेल का। जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, कोल्ड मेल में आप बस साइंटिस्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर देते हैं विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। आप जानते नहीं है उनको, एकदम सीधे सीधे आप उनको सपाट मेल कर देते हैं। इसको बोलते हैं कोल्ड मेल। विवास, आपके हिसाब से कोल्ड मेल करने का कितना असर पड़ता है, या स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो कोल्ड मेल को किस तरीके से लिखना चाहिए? तो पहली बात, मेरा ये मानना है कि आपको हर एक चीज यूटिलाइज करना है जिसमें आपको पैसा नहीं लगता है। सो मेल करने में आपको पैसा वेस्ट ही होता है। सो कोल्ड मेलिंग कर सकते हो। और मेरा, जैसे मैं पहले ही बोला कि जब, हाँ, पहला जब आपका क्वेश्चन था कि मैं मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गैदर किया, वो भी कोल्ड मेलिंग से किया। कोल्ड मेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत ईजी है। आप घर बैठ के स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। बट कोल्ड मेलिंग लोग करते नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या रिप्लाई करेंगे, रिजेक्शंस आते हैं, रिप्लाई नहीं करते। सो इन सब चीजों को, लाइक, मैं बोलूंगा आप मत सोचिए, आप मेल करिए। मेल का फॉर्मेट सिंपल है। आप क्या पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, आप क्या अभी तक किए हो, कैसे वो जिसको आप मेल कर रहे हो उससे रिलेटेड है, और लास्ट में कंक्लूडिंग ये होना चाहिए कि प्रोफेसर आपके पास अगर टाइम होगा, कैन वी डिस्कस ऑन अ जूम मीटिंग, और ऐसे ऐसे कंक्लूडिंग लाइन चाहिए। सिंपल 3 पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ, मैक्सिमम 500 वर्ड्स, बस। और आप उसके साथ अपना सीवी अटैच कर दीजिए। आप मेल भेज के देखिए, आपको 10 मेल में से, मतलब, मैंने मैंने जब मतलब एलएमयू में था तभी जब मैं कोल मेल करता था, येल में जब था तभी मैं जब मैं कोल मेल करता था, ऐसा नहीं कि मेरा 10 मेल में 10 मेल रिप्लाई आता है। मेरा 10 मेल 2 मेल रिप्लाई आता था। सिमिलरली आप अगर इंडिया से करोगे, आपके 10 मेल में एक मेल या 2 मेल रिप्लाई आएगा। ये स्टैटिस्टिक सबके लिए सेम है, क्योंकि प्रोफेसर 1000 ईमेल पढ़ते हैं, 1000 ईमेल पढ़ते हैं। बट लोग डर जाते कि अगर रिजेक्ट कर दिया, अगर रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं एक यूनिवर्सिटी में 3-4 प्रोफेसर को कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के पास 1000 लोग आते हैं। वो अगर आपका प्रोफाइल देख के इंटरेस्टेड होगा, ही विल रिप्लाई बैक। अगर कोल्ड मेल से रिप्लाई नहीं आ रहा तो फॉलो अप करो। फॉलो अप जितना करोगे तो आपको बिल्कुल वो सही। लगे, वो बिल्कुल, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया। कोल्ड मेल के बाद आपको फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बहुत पास जरूरी 1000 मेल आएगा। वो उसको याद नहीं रहेगा कि कोई नीलाभ ने अप्लाई किया था या किसी विवास ने अप्लाई किया था। जब तक आप है। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड उसको मेल करके याद नहीं दिलाओगे कि भाई मैंने 2 हफ्ते पहले अप्लाई किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने आज मेल किया, कल तक उसने रिप्लाई नहीं किया, आपने उसको दोबारा मेल कर दिया। ये बहुत खराब एटीट्यूड है। कम से कम उसको 4-5 दिन का या 1 हफ्ते का समय दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप उससे वापस बहुत रेस्पेक्टफुली, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैंने तो मेल किया था आपने जवाब नहीं दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत रेस्पेक्टफुली आप उनसे अपडेट मांग सकते हो कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया था, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। जरूर, मैंने मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जब मैंने कभी अप्लाई किया है तो जब आप उससे अपडेट मांगते हो सेकेंड टाइम में, वो जरूर 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 रिस्पॉन्स दे देते हैं। अगर नहीं होगी उनके पास पोजीशन तो वो साफ तौर पे बोल देंगे कि मेरे बोल पास दो। पोजीशन नहीं है। अगर होगी तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप अप्लाई कर दो। ये बहुत अच्छी बात विवास ने बताई कि आपको कोल्ड मेल करना चाहिए, और साथ साथ उसको उसके लिए आपको दोबारा से मेल आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5-6 दिन रुक करके। एक चलिए, वीक में, 1 वीक का मानता था, 1 वीक के बाद मैं करता था। और यहाँ पे इन्होंने एक रेशियो भी बताया, आपने अगर गौर किया हो इनकी बात पे, तो इन्होंने कहा कि 10 मेल पे इनके पास 1 या 2 मेल का रिप्लाई आता था जब ये खुद फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। यानी कि जब इनकी क्रेडेंशियल्स में फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम था, देन ऑल्सो ही वॉज गेटिंग ओनली 2 रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ 10 मेल्स ही सेंट। तो ये रेशियो है। और जब आप एक इंडिया के इंस्टीट्यूट से अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मेल का जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसका रेशियो और कम हो जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं से जरूर रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। विवास, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये सभी बहुत सारे, मतलब 99% क्वेरीज में मेरे पास इसके ऊपर आता है कि एसओपी क्या होता है,
मास्टर्स और पीएचडी के एप्लीकेशंस में एसओपी बेहतरीन ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? मैं ये पीएचडी के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ, क्योंकि मास्टर्स में तो सिंपल हो जाता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन जैसे मैंने बोला कोर्स पे है, जी। तो कोर्स पे आप लिख सकते हो, उसमें बात हम लोग ने पहले भी किया है। पीएचडी के टाइम पे एसओपी होता है अपना स्टोरी। आप ये ऐसा समझिए एसओपी को कि आपके अगर छोटा भाई है जो क्लास 8 में पढ़ता है, उसके उसको साइंस के बारे में नहीं पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, आप उनको कैसे बताओगे आप क्या करते हो, आपने क्या किया और आप क्यों जा रहे हो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। इसका पहला चीज होना चाहिए कि सबका स्टोरी यूनिक होना चाहिए। तो आप पहला पहला रिकमेंडेशन ये है कि आप फॉर्मेट मत फॉलो करो, आप लोगों का पढ़ो, लोगों का एसओपी पढ़ो, बट कॉपी मत करने जाओ, क्योंकि कॉपी करने जाओगे तो आपका यूनिकनेस चला जाएगा। और ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है जो एडमिशन बस कमेटी मैं में आपको होते यहाँ हैं। पे एक एक मिनट स्टॉप करूंगा। एक पॉइंट और आपसे चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ये सब लिखते हैं। आप इसको क्लियर करिए प्लीज इस पोर्टल पे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना क्या सही है? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो एडमिशन कमेटी में जो पढ़ते हैं वो हजार एसओपी पढ़ चुके हैं, तो उनको पता होता है कि कौन जेन्युइन लिखा है, कौन चैट जीपीटी से लिखा है। सो ये इसलिए मैं बोला था कि यूनिक रखिए, अपने आप को यूनिक रखिए। और ऐसा नहीं कि आप अगर चैट जीपीटी से लिखते हो कोई एसओपी, तो आपको एक लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो कैसे डिफरेंट, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखते हैं। बट आप उतना कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश से अपने भाई को नहीं समझाओगे, तो इसलिए मैंने पहला एग्जांपल लिया कि ऐसा समझाओ कि आप अपने भाई को समझा रहे हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ पढ़ने और मुझे क्यों इंटरेस्टेड है। तो इंग्लिश बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि आपको ताबड़तोड़ इंग्लिश चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। सिंपल भाषा में अपना स्टोरी लिखो। सेकेंड पॉइंट जो होता है एसओपी में मेन फैक्टर ये कि मास्टर्स बैचलर्स में लोग तरह तरह के रिसर्च एक्सपीरियंस करते हैं। अब इन रिसर्च एक्सपीरियंस को क्या आप लिंक कर सकते हो, क्या आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हो ताकि ये लाइन बने। क्या बीड ऑन अ स्ट्रिंग वाला सिस्टम है, क्या आप ये सारे एक्सपीरियंस को एक स्ट्रिंग में डाल सकते हो ताकि एक फ्लुएंट फ्लो बने। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मेरा डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन था मास्टर्स में, तो मैंने पहला काम जो किया था वो ब्लड ब्रेन बैरियर पे किया था, सेकंड काम जो किया था वो माइक्रोट्यूबुल में किया था, थर्ड काम जो जिनोमिक्स में किया था। तो मैंने अपने एसओपी में ऐसा लिखा है कि मैं न्यूरोसाइंस में इंटरेस्टेड था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंटरेस्टेड था, तो मैं चाहता था कि मैं डिफरेंट डाइवर्स फील्ड को एक्सप्लोर करूं ताकि एट द एंड मुझे पता चले मैं कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं पहले न्यूरोसाइंस में ब्लड ब्रेन बैरियर में काम किया, जहाँ पे मुझे न्यूरॉन्स और अदर ग्लिया वगैरह के बारे में पता चला, बाकी सेल्स के बारे में पता चला। फिर मैंने डेवलपमेंटल लैब में काम किया, जहाँ पे मुझे पता चला कि ट्यूबुलिन का रोल क्या है डेवलपमेंट में। फिर मैंने जिनोमिक्स में काम किया, जहाँ पे मुझे पता चला कि जिनोमिक्स इन्फ्लुएंस क्या है। ये तीन करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये डेवलपमेंट और जीनोमिक्स को अगर तुम लोग मिला देते हैं वो एक बहुत अच्छा एमलगमेशन बनता है। तो मुझे पता चला कि हाँ, मुझे डेवलपमेंट जीनोमिक्स पे काम करना है आगे। तो फिर मैंने मास्टर्स में डेवलपमेंट जीनोमिक्स पे काम किया। एक फ्लो एक फ्लो आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस, जैसे एक, आप अगर पैनल में हो, एडमिशन पैनल में आप हजार एसओपी पढ़ोगे, तो एसओपी का मेन जो चीज है कि आप एक रीडर को कैसे अट्रैक्ट करोगे। वी कॉल द हुक ऑफ द एसओपी। मतलब आपके फर्स्ट जो लाइन है या फर्स्ट चार जो लाइन है वो आपका हुक होना चाहिए। हुक मतलब दो तीन लाइन आप पढ़े, आपको लगा ओ ये बंदा ऐसा सोचता है। एग्जाम्पल लेके, मेरा जो मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया था, तो मैंने सेल बायोलॉजी कोर्सेज में जब अप्लाई किया था, तो मैंने लिखा था कि when I saw a cell for the first time under a microscope, I was like thrilled because I saw organelles. I saw it was a pool of different organelles playing around each other. And I was like, ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने एक डाई डाला, डाई देके देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनल डिफरेंट कलर का हो गया, मुझे बहुत एक्साइट किया। आप
अपना एक सिंपल एक्सपीरियंस को एक्साइटमेंट में कैसे बनाते हो, इट्स कॉल्ड हुक। मेरा जो हुक था पीएचडी एप्लीकेशन में, पीएचडी एसओपी में, ये एक कार्टून से इंस्पायर्ड था। सो पिंकी एंड द ब्रेन बोल के एक कार्टून है, उससे इंस्पायर्ड लेके मैंने हुक बनाया था कि पिंकी एंड द ब्रेन में एक कैरेक्टर है ब्रेन, जो कि मॉडिफाइड है। तो मैंने बोला था कि मुझे पसंद मुझे मुझे ये क्यूरोसिटी था जानने का कि मॉडिफाइड ब्रेन इतना अच्छा सोच कैसे सकता है। तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल को अपने मोटिवेशन से कनेक्ट किए हैं। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज साइंस सभी करते हैं, बट क्या आप रियल लाइफ एग्जांपल को एक मोटिवेशन या हुक में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, विल अट्रैक्ट कोई आपका एसओपी क्यों पड़ेगा या क्यों टाइम दे। तो ये चार चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग। ओके, एक क्वेश्चन और था इसी के ऊपर। जैसे कि एसओपी का लिमिट दिया रहता है, जैसे कि 500 वर्ड्स लिमिट दिया रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते समय इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, 500 के बजाय 550 लिख देते हैं, 600 लिख देते हैं। क्या ये, और वो सोचते ये हैं कि इतना कौन काउंट कोई करने नहीं जाने वाला। क्या ये सच में अच्छी बात है या उनके अगेंस्ट जाती है ये बात? ये अगेंस्ट जाती है, क्योंकि नॉर्मली पीएचडी का, जैसा आपने सही कहा कि यूरोप में एसओपी का लिमिट होता है 600 से 800 वर्ड का, और पीएचडी यूएस में लिमिट होता है हर एक डॉक्यूमेंट का 1000 वर्ड्स का। हम्म, सो आई थिंक अगर आप ज्यादा लिखते हो तो ये इंप्रेशन देता है कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर फॉलो पाते, नहीं तो कर। वो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर क्रिएट होता है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। ये मतलब ये डायरेक्ट रिजेक्ट होता है, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होता है, क्योंकि एप्लीकेशन स्क्रीन जो होता है, पहला स्क्रीन जो होता है, वो एक एआई मॉडल की तरह होता है। इट्स लाइक पहला स्क्रीन एआई मॉडल की तरह होता है, जहाँ पे एआई मॉडल स्क्रीन करता है कि एक एप्लीकेशन में क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं, क्या आपका सीवी है, क्या आपका एसओपी है। फिर वर्ड्स काउंट होते हैं, जैसे आपने 1200 वर्ड का आपको बोला, तो 1200 वर्ड का अगर आपका वो मॉडल डिटेक्ट किया तो आपका डायरेक्ट उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा, इट विल नॉट इवन प्रोसीड टू द प्रोफेसर जो चेक करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उतना रिस्क लेना अच्छा है, कि अगर आप इतना मेहनत लगा रहे हैं, सो स्टिक टू द इंस्ट्रक्शन व्हिच दे हैव गिवन। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई और क्लैरिफाई करा कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। विकास, आप इंडिया से अब्रॉड गए, कितना आपके लिए कल्चरल या एकेडमिक एडजस्टमेंट कितना आपको करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक बिल्कुल एक जर्क की तरीके से आपको लगा होगा, आप इंडिया से गए अब्रॉड, तो क्या होता है, कैसे क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है? इंडिया से अब्रॉड, लाइक पहला चीज तो बहुत ये होता है कि इंडिया में बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग बहुत लोगों के बीच में जी। रह के ग्रो अप किए हैं। तो अब जब बाहर जाते हो तो पहला जो हिट करता है आपको कि इधर तो बहुत कम लोग हैं, और हम्म, लोग उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। तो पहला कल्चरल शॉक तो मेरा ये था कि जब मैं जर्मनी में गया, मैं देखा कि 8 बजे मतलब सारे बंद हो जाता है शॉप्स सब। क्लोज हो गए। तो मैंने सोचा हाँ, कि मेरा तो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, कि लाइक हाँ, मैं क्या करूं। और ऊपर से आई थिंक कल्चरल शॉक के, ये तो एक कल्चरल शॉक हो गया, बट मैं बोलूंगा एक प्रोसेस का चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है। क्योंकि इंडिया में आप घर पे हो तो मम्मी काम कर देती है, खाना बना देती है, कपड़े हो जाते हैं सबके एक साथ, बर्तन सब हो जाते हैं। बट ये इनिशियल डेज में आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपको बाहर सब खुद ही करना पड़ता है। यस। तो आपका वो इनिशियल कुछ मतलब 2-3 महीने के लिए प्रॉब्लम होगा, बट जब आप देखोगे कि आपके जैसे 10 लोग और कर रहे हैं, तो आप वो स्ट्रीमलाइन में आ जाओगे। तो वो मैं दिक्कत के जैसे नहीं मानता, आई से लाइक ऐसा स्ट्रीमलाइन में आ जाता। और सेकंड कल्चरल शिफ्ट है कि आपको, जो मुझे पर्सनली फील हुआ, इट्स लाइक एकेडेमिया में, क्योंकि मैं यस। इंडिया में भी बहुत लैब में काम किया हूँ, लाइक केएफआर में काम किया, आईटी में काम किया हूँ। जो लैब एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है बाहर जब आप जाते हो। हायरार्की उतना नहीं होता है। जैसे मुझे अगर कोई चीज मुझे अपने प्रोफेसर से डायरेक्ट बात करनी है, बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट, जहाँ पे पीएचडी और पोस्ट डॉक्स है मेरे लैब में, मैं डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ। हाँ मतलब अगर वो बिजी होंगे तो बोलेंगे कि तुम कल आओ, बट ऐसा नहीं कि मैं अपना चीज पीएचडी को बोलूंगा, पीएचडी फिर पोस्ट डॉक को बोलेगा, पोस्ट डॉक फिर। सो वो बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। और ये एक चीज बहुत अच्छा अच्छा मैंने
मुझे अच्छा लगा इन यूरोप एज वेल एज इन यूएस की लाइक जैसे इधर हम लोग सर मैम बोलते हैं, उधर लाइक इवन यू कॉल प्रोफेसर्स बाय नेम। सो मेरा एक प्रोफेसर था, लाइक उन्होंने बोल दिया था कि अगर तुम मेरे नाम से नहीं बुला रहे हो तो मेरे लैब में मत आना। तो ऐसा ऐसा भी था, तो मेरे लिए तो वो लाइक कल्चरल शॉक था कि मैं सर को कैसे रिप्लेस करूं उस नाम से। सो आई थिंक इंडिया में भी आ रहा है चेंजेस, बट अभी ये दो पर्टिकुलरली कल्चरल शॉक मुझे लगा कि लाइक लोग बहुत, एक तो बहुत कम है, बात करने के लिए कोई नहीं होता, और ऊपर से ये एकेडमिक चेंजेस। ओके विवास, मुझे आप बताइए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम डार्ड और इरास्मस के अलावा आपने और कौन कौन सी फेलोशिप्स में अप्लाई किया था, उसके बारे में थोड़ा। पीएचडी के लिए मैं नॉर्मली सजेस्ट नहीं करता हूँ कि उन कॉलेजेस में जाएं जहाँ पे आपको सेल्फ फंडेड पीएचडी करने पड़े, जैसे आपको पैसे लगाने पड़े। नॉर्मली पीएचडी जो भी होता है, कहीं भी होता है, लाइक यूरोप या यूएस में, अगर ग्रेड स्कूल में जाते हैं तो ग्रेड स्कूल पैसा देता है, अगर आप लैब में जाते हो तो लैब में पैसा देता है। तो पीएचडी में एज सच कोई स्कॉलरशिप मैंने तो अप्लाई किया नहीं। मास्टर्स में जब मैंने अप्लाई किया था, डार्ड, इरास्मस, ये दोनों मैंने आफ्टर मास्टर्स के बाद में अप्लाई किया था। ये दो मेन बेसिक लाइक जितने भी बायोलॉजी के कोर्सेस है, इन दोनों को कवर कर देता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं कुछ कुछ जो आप अप्लाई कर सकते हो आप एक यूनिवर्सिटी जाने के बाद। जैसे एलएमयू जाने के बाद मैंने एक स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, SIST बोल के, जो कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक और जर्मन स्टेट स्पेसिफिक था। तो उन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यू कैन। तो विवास, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था कि जब भी स्टूडेंट्स इंडिया को छोड़ते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उनके दिमाग में लॉजिस्टिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेरीज रहती हैं कि हम कैसे वहाँ पे सरवाइव करेंगे, रहने की जगह कहाँ पे होगी, अकोमोडेशन हमें कैसे मिल सकता है, या इसके अलावा वीज़ा वगैरह कैसे लगता है, वीज़ा में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि जब आप मास्टर्स में गए थे तो आपने क्या कैसे प्लान किया था अकोमोडेशन के लिए कि कहाँ रहना है? वीज़ा वगैरह के लिए क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्प मिलती है? क्या ऐसा भी हो सकता है, मैंने बहुत बार सुना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं बट उनका वीज़ा जो है वो कैंसल हो जाता है। क्या इस तरीके की भी बातें होती हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मास्टर्स जब मैंने किया था यूरोप से, तो यूरोप का वीजा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से। आपको बस उनको ऑफर लेटर चाहिए होता है, और उसके बाद आप शेंजन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो मास्टर्स के लिए एज सच यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट क्योंकि मोस्टली ट्यूशन फीस जो होता है वो फ्री होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मास्टर्स के लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट का कंसेप्ट है, जहाँ पे मतलब आप इनिशियली कुछ अमाउंट जर्मन बैंक में डाल के एक स्टेटमेंट लेते हो अपने नाम पे कि मेरे पास ये अकाउंट का अमाउंट है एंड आई एम रेडी टू, लाइक मैं सरवाइव कर पाऊंगा जब मैं जर्मनी जाऊंगा। तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यूएस में एमएस के लिए जब जाते हैं या मास्टर्स के लिए जब जाते हैं यूएस में, तब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मास्टर्स कोर्सेज इन यूएस आर नॉट फंडेड। लाइक उनको स्कॉलरशिप मिलता है बट वो फंडेड नहीं होते। तो फंडेड नहीं होने के कारण हर एक ईयर में कुछ अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस रहता है और कुछ अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन रहता है, सो विच मेक्स अराउंड अ हेफ्टी अमाउंट हुँ, फॉर देम टू पे। सो नॉर्मली होता क्या है, यूएस में उस टाइम पे रिजेक्शन देखा जाता है। बट जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, जहाँ पे एवरीथिंग इज फंडेड, प्रॉब्लम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम है कि स्लॉट बुक करना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो स्लॉट बुक करना एक मेन दिक्कत होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा जल्दी मिलेगा, आपको थोड़ा बाद में मिलेगा, मिल जाएगा। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग रिगार्डिंग एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के लिए आप जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में सिलेक्ट हुए, तो हुँ, आप फेसबुक में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हाउसिंग, स्टूडेंट हाउसिंग इन म्यूनिक, ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसपे आप ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करके आप अपना क्वेरी लिखते हो कि मैं मुझे एक स्टूडियो रूम चाहिए, मुझे एक ऐसा रूम चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट, ऐसा लिखते हो तो मिल जाता है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सो एकोमोडेशन मोर और लेस हो जाता है। इट्स नॉट अ बिगर इशू। बट हुँ, वीजा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया इज ह्यूज। तो ओके। दैट शुड बी kept इन माइंड। बट मोर और लेस सभी का
एक ही तरफ से हो जाता है, दैट्स नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। बट हाँ, एक डर लगता है सबको कि कैसे हो पाएगा, बिकॉज बट हो जाता है, लाइक बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अदर पीपल आल्सो डूइंग द सेम थिंग। ओके, एक और सवाल पूछना था विवास आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हमें नॉन फंडेड प्रोग्राम मिला है, मतलब फंडिंग वहाँ पे नहीं है, तो क्या हमें जाना चाहिए? क्या हम वहाँ पे जॉब करके अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं? जैसे मैकडी वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं खुद यूएस में था अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे कॉलेज के बाद अपना जॉब करते थे मैकडी में, या जो सबवे होता है वहाँ पे जॉब करते थे और अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करते थे। क्या ये भी किया जा सकता है? इसके बारे में क्या आप कहते हैं? किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि लाइक इधर मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ऐसे करने से आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि जैसे आप कहीं पे एमएस करने गए, आप यूएस में एमएस करने गए, यूएस में एमएस हम्म, में मैं रफली आपको आइडिया देता हूँ, ट्यूशन फीस हम्म, मिनिमम 10 लाख हम्म, होगा, हम्म, साल का। एकोमोडेशन हम्म, मिनिमम 10 लाख होगा, सो यू आर पेइंग हम्म, 20 lakhs हम्म, फॉर गोइंग टू यूएस 1 year। सो 2 year कोर्स 40 lakhs। तो उसी अमाउंट पे आप अगर एमएस यूएस का एक डिग्री लेते हैं, और उसी उससे 1/10 अमाउंट में अगर आपको एक डिग्री मिल जाता है जर्मनी में या हम्म, कोई अच्छे यूरोपियन कंट्रीज में, आई थिंक मैं वो प्रेफर ज्यादा करूंगा। ओके, और दैट बीइंग सेड, ये बोलने के बावजूद भी मैं ये बोलता हूँ, जैसे हम लोग गए थे म्यूनिक में, तो हम भी जॉब करते थे, बिकॉज जितना भी हो आपको एक थोड़ा सा अमाउंट अगर आपको ज्यादा मिलता है तो आप घूमने जा सकते हो, आप ऐसे करते हो, तो जॉब ऐसे सभी करते हैं, जरूरी नहीं है। क्योंकि मैकडी वगैरह में आपको कितना मिलेगा? आप अगर हम्म, 40 लाख का लोन लेके या कहीं पे जा रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू हम्म, कि आप 40 लाख का लोन विद इन 2 ईयर आप दे पाए। और ऑल्सो जॉब मार्केट अच्छा है, जॉब मार्केट अच्छा है, बट आपको ये भी समझ के जाना पड़ेगा कि आप अगर यूएस जा रहे हो, आप अगर यूरोप जा रहे हो, ओनली ये भरोसा में कि मैं मुझे जॉब मिल जाएगा और मैं मनी को रिफंड कर दूं, मनी को पे बैक कर दूंगा, ये टाइम लगता है। क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप यूएस के सिटीजन नहीं हो, तो आपको एक अच्छा वेल पेड जॉब मिलने में टाइम लगेगा। सो ओके, ये सब फैक्टर्स लाइक कंसिडर करना चाहिए, ओके। आई थिंक, अगर कोई प्लान कर रहा है। आप जब जर्मनी गए थे तो आपने कौन सी जॉब करी थी वहाँ पे? किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल होती हैं? और दूसरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है, बहुत सारे लोग वो समझते नहीं है इंग्लिश। क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड थे, वो गई हुई थी एम्बो प्रोग्राम के ऊपर, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोकल जो लोग होते हैं वो जर्मन में ही बात करना पसंद करते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते ज़्यादा। तो क्या ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था? तो पहला क्वेश्चन, कैसा कैसा टाइप का जॉब? क्या मैं जॉब करता था नॉर्मली मेरे लैब से रिलेटेड? जैसे मान लीजिए मैं लैब टेक्नीशियन था एक हुँ, जगह पे, जहाँ पे मैं हुँ, लैब के बेसिक सामान को मतलब अरेंज कर देता था उनके लिए, हुँ, इमेजिंग कर दिया, मतलब हुँ, कोई कर रहा है तो वैसे टाइप का मुझे आवरली पे होता था। सो ओके, आवरली अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको 15 से 16 यूरो मिलता है। तो विच हुँ, इज वेरी गुड एनफ कि अगर आप 10 घंटा पर आवर कर काम कर रहे हो वीक में, तो आपको 150 यूरो मिलेगा। पहली बात तो ये है। सेकेंड चीज, जर्मनी में जर्मन बैरियर तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज हाँ, ब्यूरोक्रेसी जर्मन जर्मन में होता है, जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह सब वो जर्मन में होता है। बट सब लोग इंग्लिश थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं, इरेस्पेक्टिव आप कहीं पे भी जा रहे हो। क्योंकि आपका लोकल के साथ कोई उतना इंटरेक्शन ऐसे भी नहीं होता, बिकॉज आप स्टूडेंट हुँ, हो, आप जाओगे शॉपिंग मार्केट में या कहीं पे भी, तो इंग्लिश में सब समझ जाते हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं जब गया था मास्टर्स के लिए, मुझे जर्मन कुछ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, बट हुँ, लाइक वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, विवास, शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक पॉइंट क्लियर किया था कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, पहली चीज़ वो स्कैटर्ड है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो स्कैटर्ड होने के साथ-साथ ये पता नहीं चलता कि ऑथेंटिक है कि नॉन ऑथेंटिक है। आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करनी चाहिए? क्या-क्या ऑथेंटिक सोर्स है? अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो वो बता दीजिए। ऑथेंटिक सोर्स हिसाब से अगर आप यूरोप में देख रहे हो तो डार्ट है आपका हुँ, जैसा, उसके लिए जर्मनी के लिए इरास्मस है अक्रॉस यूरोप। तो ऐसे 2-3 ऑफिशियल वेबसाइट्स है जो आप अवेल कर सकते हो पीएचडी इन यूरोप के लिए। उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि
आप किसी से नहीं पूछ के, किसी कंसल्टेंट या किसी और से नहीं पूछ के, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पूछो आपका जो क्वेरी है, सो अच्छा। दैट वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा। और यूएस के पीएचडी के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेस तो है, जैसे जैसे ग्रैड कैफे बोल के एक है, जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में। ऐसे ही फाइंड अ पीएचडी कैफे बोल के है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो ये सब चीजें आपको यूज करना है। ऊपर से आई फील लिंक्डइन या ट्विटर में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी है जो ओपनली बोलते हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू गो थ्रू योर एसओपी। सो वो सब यूटिलाइज करिए, rather than किसी का एसओपी पढ़ के किसी कंसल्टेंट के पास जाके अपना एसओपी क्राफ्ट करवाना, क्योंकि मुझे लगता है लाइक उस उधर आपका ऑथेंटिसिटी या यूनिकनेस जो होता है वो चला जाता है। हाँ, जो मैंने प्रोसेस बोला उसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट योर एप्लीकेशन विल स्टैंड। गुड। बिल्कुल सही बात आपने कही। एक चीज़ और पूछनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जैसे इंडिया में एडमिशन्स होते हैं इस समय, जैसे कि गैटबी के ज़रिए मास्टर्स में एडमिशन हो रहे हैं, इससे थोड़ा पहले गेट के ज़रिए आईआईटीज़ वगैरह में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया ओपन था। क्या यूएस या यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई टाइमलाइन होती है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है कि इस समय ही एडमिशन्स ओपन होते हैं? कौन सी टाइमलाइन होती है, किस महीने में स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए? सेम गोज़ फॉर पीएचडी भी। पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, और मास्टर्स के लिए तो क्या होना चाहिए? मोस्टली एप्लीकेशन टाइमलाइन जो होता है एप्लीकेशन के लिए वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है। डेडलाइन मोस्ट पीएचडीज के लिए, डेडलाइन इन यूएस मोस्ट पीएचडी के लिए डेडलाइन 1 दिसंबर या 15 दिसंबर रहता है। जबकि यूरोप में दो तरह के एप्लीकेशन होते हैं, इधर आप डायरेक्टली ग्रेड स्कूल में अप्लाई कर रहे हो और इधर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ग्रेड स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो बेसिकली आपका टाइमलाइन अक्टूबर से लेके अप्रैल या जून तक जाता है, विद एक्सेप्शंस। बट अगर डायरेक्ट प्रोफेसर्स के लिए बात प्रोफेसर्स को अप्लाई करो तो आप तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या मास्टर्स के लिए भी सेम। इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को अप्लाई किया जा सकता है क्या? नहीं, मास्टर्स के लिए थ्रू ओनली थ्रू ग्रेड स्कूल, थ्रू ओनली थ्रू द प्रॉपर प्रॉपर यूनिवर्सिटी पोर्टल। प्लेटफॉर्म, या राइट। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, आपने मास्टर्स बाहर की इतनी अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, क्या मास्टर्स का एक्सपोजर आपके लिए यूज़फुल था पीएचडी में इनरोलमेंट लेने के लिए? वहाँ पे आपने जो सीखा क्या उसका भी इस्तेमाल होता है? आई थिंक मास्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मास्टर्स में इंडिया में जितने तरह के मास्टर्स है उसमें हम्म। कोर्स बेस्ड फोकस ज्यादा है कि आप 3 सेमेस्टर कोर्स करो फिर 1 सेमेस्टर थीसिस करो। हम मेरा जो मास्टर्स था उसमें मैं तीनों सेमेस्टर काम किया हूँ, लाइक रिसर्च किया हूँ। सो मेरे लिए एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि एक्सपोजर मुझे मिला है हर एक जगह से। आई थिंक वो मेरा सीवी के लिए बहुत अच्छा था। एंड ऊपर से मास्टर्स जैसे मैंने एलएमयू किया तो मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को मिला, जिसके कारण मुझे थीसिस पोजीशन ईएल में मिला। सो ये कनेक्शंस आई थिंक बाहर थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। ओके। अच्छा, विवास, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपनी जो पीएचडी प्रोग्राम में जो आपने एप्लीकेशन डालनी शुरू की थी उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, कहाँ कहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आया, और कौन कौन से ऑप्शंस थे आपके पास, इस किस तरीके से स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर वो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। तो ये पीएचडी प्रोसेस थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करने के लिए बोलूंगा सबको, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होता है। पहला जो स्टेप है वो बेसिकली कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग का है, और जो कि मैक्सिमम दूसरी सबसे लंबा स्टेप है। और इसलिए लंबा स्टेप है बिकॉज कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग के बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे आपको नॉट ओनली रैंकिंग रैंकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना है, रिसर्च देखना है और देखना है कि अवेबिलिटी है या नहीं, और प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना है। सो बेसिकली मेरा ये टाइम बहुत ज्यादा लगा मुझे। सो मैं इनिशियली मतलब थर्ड सेम के पहले पहले तक ही मैं ये स्टार्ट कर लिया था, दिमाग में रख लिया था कि मुझे क्या मतलब कौन सी जगह पे करना है। सो ये कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग का मतलब फेस अराउंड 3 मंथ्स जाता है, मतलब अच्छे से रिसर्च करके। बिकॉज आप क्या करते हो, आप एक कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हो, उधर से 10 लैब या 5 लैब सिलेक्ट करते हो, और फिर आप उन 5 प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हो, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको कोई भी टिप मिल जाए प्रोफेसर से वो आपके लिए बेनिफिशियल। सो मैं अगेन कोल्ड मेल डालता था, कोल्ड मेल डाल के मैं पूछता था कि मैं इस पहले अगेन सेम फॉर्मेट, पहले मैं 2024 के इंटेक में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा काम ऐसे आपके साथ लिंक है कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ,
क्या मुझे गाइड करने के लिए एक जूम मीटिंग कर सकते हैं जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं या नहीं। सो ये 3 बेसिकली मेन टॉपिक होता था। गोलमेल करता था, प्रोफेसर फॉलो अप करता था, प्रोफेसर रिप्लाई आता था, बात करते थे कि हमें। सो प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो बोल देते कि लाइक आपका प्रोफाइल देख के मुझे लग रहा है कि आप पीबीएस प्रोग्राम में अप्लाई करिए, जेनोमिक्स में मत करिए, आप जीनोमिक्स में अप्लाई करिए। तो ये आपको बाहर से बैठ के पता नहीं चलेगा। Okay. ये आपको तभी पता चलेगा जब हम कन्वर्सेशन इनिशिएट करोगे, कोई आपका प्रोफाइल देखेगा और बोलेगा नहीं आप इस पे अप्लाई करें, इस पे जाना, क्योंकि वो प्रोफेसर कभी ना कभी एडमिशन पैनल में बैठा होगा ना, तो उनको आइडिया है। सो ये बहुत बड़ा स्टेप है। सो इस पे मैंने बहुत अच्छे से टाइम मतलब स्पेंड किया था। सेकेंड जो मेरा प्रोसेस था कि आफ्टर ये जो आप बेसिकली आप टेम्पलेट की तरह बनाते हो एक्सेल शीट पे कि ये कॉलेज है, ये लैब है, इनको मेल किया, अब इनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट होता है एसओपी, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो बोलते हैं। तो मैं पहले ये दोनों सेपरेट लिखा था कि जैसे आपको बोला कि एसओपी इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू रिसर्च स्टेटमेंट एंड जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो मोटिवेशन लेटर है। सो मिनिमम टारगेट ऑफ 1000 वर्ड्स, ये बैठ के ये जो फेस है ये आपका ये दोनों चीज लिखने का है, एसओपी और स्टेटमेंट लेटर ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज इसमें आपको मल्टीपल एडिट्स करना है। आपका पहला जो आपका एडिट होगा वो बहुत गंदा होगा। सो आपको लाइक मल्टीपल एडिट करना है, लोगों को भेजना है ताकि लोगो एडिट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस है, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ 2 months, 2 to 3 months वेयर यू राइट योर एसओपी एंड फिर आप लोगों को भेजते हो कि लाइक आप एडिट करके बताओ आपको क्या इंप्रेशन आ रहा है, आपको लग रहा है क्या पढ़ के कि मैं इंटरेस्टेड हूँ न्यूरो साइंस में, मैं इंटरेस्टेड डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो ये सेकंड प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन पे आता है। और सो नॉर्मली जो पोर्टल शुरू होता है वो सितंबर से ओपन हो जाता है। तो आप सितंबर से मतलब भरना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज ये एप्लीकेशन जो मतलब पोर्टल में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइम टेकिंग होता है। सो आप दिन में अगर 1 घंटा भी बैठो उसके साथ तो वो हो जाता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप अदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे इंग्लिश सर्टिफिकेट या जैसे सीवी, क्योंकि सीवी में उतना ज्यादा मेहनत नहीं लगता। सीवी फिर जैसे हो गया ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट या रिकमेंडेशन को रेफरेंस को बोल के रखो कि सर मैं इधर इधर अप्लाई करूंगा, उनको एक लिस्ट भेजो कि ये कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, आपको ईमेल आ गई इस कॉलेज से, वो भेज दो उनको पहले से। सो August-September is the time to do documentation, logistics, as well as contacting your recommendation and start filling your application. ये करने के बाद आप फाइनली अप्लाई करते हो December 1, जो कि मैक्सिमम प्रोग्राम के लिए डेडलाइन होता है। तो December 1 आपने अप्लाई कर दिया। December 1 से जनवरी के 2nd वीक तक आपका कोई काम नहीं टेक्निकली। सो आप फिर अगेन पढ़ाई करते हो बिकॉज आप सोचते हो कि अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। By the end of 2nd week of January, you start hearing back. आपको मेल आने लगता है कि इधर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए, इंटरव्यू के लिए रिजेक्टेड हुए। तो वो आपको फिर जनवरी 2nd वीक से फरवरी के एंड तक। तो जैसे ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। आप डिफरेंट कॉलेज में जाते हो, डिफरेंट कॉलेज से आपको एक्सेप्टेंस मिलता है इंटरव्यू का, और एट द सेम टाइम आपको इंटरव्यू भी हो जाते हैं लाइक जनवरी से फरवरी एंड तक। तो ये प्रोसेस जनवरी 2nd वीक से फरवरी एंड तक होता है। एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी टू 1st or 2nd week of March, you start hearing back acceptance कि आप accepted हो। And once you get the acceptance, then यूनिवर्सिटी का कुछ लॉजिस्टिकल फॉर्म होता है जो आपको भरना पड़ता है, तो आपका वीजा डॉक्यूमेंट फिर आ जाता है। सो वंस यू गेट द वीजा डॉक्यूमेंट यू प्रोसेस द वीजा। तो ये है एंटायर प्रोसेस। ओके, एक चीज़ और बताइए विवास, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जब आप इंटरव्यू देते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर्स में भी क्या इंटरव्यूज होते हैं कि वो आपके सिर्फ एप्लीकेशन पे ही आपको सेलेक्ट कर लेते हैं? इंटरव्यू दोनों जगह होता है। इंटरव्यू मास्टर्स में भी होता है, इंटरव्यू पीएचडी में भी होता है। मास्टर्स में जैसे यूरोप में कुछ जगह पे पहले क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट राउंड इज बेसिकली एक टेस्ट के तरह होता है, सिमिलर टू एमसीक्यू टेस्ट, सिमिलर होता है जैम, आईआईटी जैम वगैरह के टेस्ट है। सो वंस यू क्वालिफाई दैट देन आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बट पीएचडी के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैन बी 2 rounds 3 rounds डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज।
तो स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हैं उनके उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या वो स्पेसिफिकली, खासकर पीएचडी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी साइंटिस्ट ने आपको बुला लिया कि भाई मैं तेरा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो आपको क्या उनकी लैब में होने वाला काम स्टडी करना चाहिए या किस तरीके से उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए, तो क्या आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एसओपी या अलग लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना होगा या सेम आपका हर जगह चल जाएगा? तो पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो मैं, जैसे आपने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, हम्म। जहाँ से आपका हर एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 4 से 5 प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो 50 प्रोफेसर का वर्क डिटेल में स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करता था, मैं ओवरऑल देखता था कि वो प्रोफेसर किस पे काम कर रहे थे, ताकि मैं आउटर पिक्चर डेवलप कर पाऊँ उनके बारे में। और सेकेंड चीज जो मैं इंटरव्यू में करता था, इस लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, कि आप अपने रिसर्च को एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप अपने रिसर्च के ओवरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं करते हो, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। हम जो मतलब जो भी प्रोफेसर हो बाहर के, वो पूछते हैं व्हाट इज द बिगर पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। क्योंकि आप मान लीजिए 1 या 2 प्रोटीन के साथ बहुत इंटीग्रेट पे काम किए, बट वो प्रोटीन या वो इंटरेक्शन का ओवरऑल पिक्चर क्या है। जब आप ओवरऑल पिक्चर एक्सप्लेन कर पाते हो, तब जो सामने आपका इंटरव्यूअर होता है उसको लगता है कि हाँ, आपको नॉलेज है अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग, नॉट जस्ट व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड चीज जो है वो बेसिकली, आप अगर पूछते हो, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था, कैन यू रिपीट? मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन तो ये मेरा टोटल मिला करके मैं आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछा था, और दूसरे में मैंने पूछा था कि क्या एसओपी आपका या लेटर ऑफ मोटिवेशन हर जगह के लिए अलग अलग होता है? नहीं, एसओपी और लेटर मोटिवेशन हर जगह के लिए अलग नहीं होता, बिकॉज ये आपका स्टोरी है, तो आपका स्टोरी तो यूनिक ही रहेगा इरेस्पेक्टिव आप किसी भी एप्लीकेशन में कर रहे हो। जो चेंज होता है वो होता है कि अगर आप एसओपी लिख रहे हो, तो उसमें एक पैराग्राफ लास्ट में आता है जहाँ पे आप फैकल्टीज के बारे में लिखते हो कि दिस आर द फैकल्टीज आई एम इंटरेस्टेड टू वर्किंग। यस। तो वो तो चेंज होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। और लास्ट लाइन एसओपी में ये होता है कि यूनिवर्सिटी के बारे में बोलिए, जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, यूसीएसएफ, तो वो एक पैराग्राफ चेंज होता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो चेंज होता है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि 1000 वर्ड को एज अ मतलब बेरियर मान के करिए, क्योंकि नॉर्मली हर एक यूनिवर्सिटी में 1000 to 1200 words are the word limit. ओके ओके। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि सर हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है, बाहर जाना चाहते हैं, बट वी डू नॉट हैव द पेपर्स, आई डू नॉट हैव एनी पब्लिकेशंस, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जगहों पे डेजर्टेशन में पेपर पब्लिश करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता या नहीं पब्लिश होते हैं, बहुत मेजर जगहों की बात है। मैं अगर बाकी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे दूसरा है, वहाँ पे पब्लिश हो जाता है, जनरली नहीं होता। तो क्या स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए? अगर पेपर पब्लिश नहीं भी है तो क्या पीएचडी में सेलेक्ट होने का चांस बनता है? मैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। मेरा आज तक कोई भी पब्लिकेशन नहीं है, 0 पब्लिकेशन, नॉट इवन रिव्यू। ओके। सो मैं आज भी एक लिंक्डइन में पोस्ट लिखा कि ये मिथ है कि आपको पब्लिकेशन ओके। चाहिए, मैंडेटरी है। सो मेरा खुद नहीं है, मैं खुद आईवीज में सिलेक्टेड हुआ हूँ, मैं खुद आईवीज के इंटरव्यू में बैठा, मैं हार्वर्ड के इंटरव्यू में बैठा। सो पब्लिकेशन जरूरी नहीं है, बट दैट्स बीइंग सेड, पब्लिकेशन जरूरी नहीं है, बट आपको कंपनसेट करना पड़ेगा किसी ना किसी से। तो आपको इधर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से कंपनसेट करना पड़ेगा, या आपका रिसर्च एक्सपीरियंस से कंपनसेट करना पड़ेगा। सो ये 2 चीज मेन है। सो मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, मैं एप्लीकेशन को एज अ पैकेज देखता हूँ कि आपका पैकेज कैसा है, ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा है। तो उसमें 1 और 2 चीज तो आपको मिसिंग हो ही सकता है। ओके, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक पॉइंट रहता है कि मेरे पास पेपर नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने देखा सामने इनका कई जगह सिलेक्शन हुआ है और इनके पास आज भी पेपर नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करना पड़ जाएगा, चाहे आप लेटर ऑफ मोटिवेशन से, एसओपी से, चाहे आप अपने रेफरेंस से उसको करिए। अच्छा, एक चीज़ और है विवास, रेफरेंस जब आप किसी को बनाते हैं, रेफरी जब आप किसी को बनाते हैं, तो आपको क्या देखना चाहिए? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि
असिस्टेंट प्रोफेसर से रेफरेंस ले लिया, या अगर कोई बहुत नया है अपने करियर में उससे रेफरेंस लिया, वो ज़्यादा ठीक है कि बहुत रिनाउंड कोई है उस फील्ड में उससे रेफरेंस लेना ज़्यादा बेहतर होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बस एक मतलब ऐसे ही एवे ही ले लेते हैं कि रेफरी ही तो है, किसी से भी रेफरेंस ले लेते हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपने वर्ड्स में कि रेफरी की ज़रूरत या रेफरी का क्या मतलब होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में? रेफरी का मतलब होता है जहां से आप रिकमेंडेशन लेते हो, जो आपको जानता है और आपके बारे में लिखता है। तो मैं भी ऐसा कुछ डेजिग्नेशन देख के रिकमेंडेशन नहीं लेता, मैं उन प्रोफेसर्स को लेता हूँ जिनको मुझे लगता है कि वो प्रोफेसर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे लिए वो क्राइटेरिया है कि आप ऐसे प्रोफेसर्स को लो जिनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपके बारे में अच्छी चीज लिख सकते हैं। ओके। सो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। सेकंड चीज है रिकमेंडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं अगर किसी को हायर करूंगा मेरे लैब में, तो मैं ये देखूंगा कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि एसओपी तो आप खुद लिख रहे हो, राइट? तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर एसओपी में जो आप लिखे हो वो अगर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से मैच नहीं कर रहा है, अगर तो ये बहुत एक मिसमैच हो जाता है। तो रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेंस कि एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि साइंस कर रहा है, वो आपके एबिलिटीज को कैसे जज करता है, वो आपको कैसे देखता है, कैसे रैंक करता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक लाइक कैपेबिलिटी कितना है वो जज करता है वो बंदा, और लिखता है पेपर में विद एग्जांपल्स की अगर मैं बोल रहा हूँ विवास इज अ गुड स्टूडेंट, तो एग्जांपल दीजिए कि विवास गुड कहाँ पे शोकेस किया। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स मतलब रिकमेंडेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक मेजर फैक्टर हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मैंने आज भी देखे कि जहाँ पे लोगों के ग्रेड्स बहुत खराब है, पब्लिकेशन नहीं है, बट लोगों के रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे हैं। लाइक जैसे प्रोफेसर ने बोल दिया कि टॉप 1% में आप ये बच्चा आता है, भले इसके ग्रेड्स कम है, तो फिर वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। सो रिकमेंडेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत अच्छी बात बताई, और आप सभी लोग जो बाहर अप्लाई कर रहे हैं इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि रेफरेंस जिसको भी आप रेफरी बना रहे हो वो इंश्योर करिए कि वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताए और शोकेस करे जो आपके बेस्ट फीचर्स हैं। जब आप पढ़ाई में हो, चाहे आप लैब में हो, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप इसको सीरियसली लीजिए रेफरी के पॉइंट को। लास्ट मैं आपसे थोड़ा विवास बात करना चाहता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने इतना कुछ बताया, जाहिर सी बात है कि बहुत ही यूजफुल रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप इतनी जगह सेलेक्ट हुए, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। आप मैं जानना चाहता हूँ कि विवास का आगे का प्लान क्या है? जब पीएचडी हो जाएगी फाइनली, 3-4 साल में पीएचडी आपकी खत्म हुई, तो विवास अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या करने वाले हैं? क्या करने का सोच रहे हैं? इंडस्ट्री में जाएँगे, एकेडमिया में रहेंगे, वापस इंडिया आएँगे या यूएस में ही सेटल डाउन हो जाएँगे? क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? अभी तो मैं थोड़ा कम ही सोचता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना फ्लो में नहीं जा पाओगे। बट अभी के लिए यही प्लान है कि मुझे एकेडमिया में रहना है, क्योंकि एकेडमिया मतलब अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने दोनों जगह पे काम किया, यूरोप में भी काम किया, हाई कॉम्पिटेंट लैब इन ईएल में भी काम किया जहाँ पे मतलब 52 पोस्ट डॉक्स थे। सो ऐसे भी लैब में काम किया जहाँ पे डिमांडिंग है, तो मुझे काम करना पसंद है, तो एकेडमिया में मुझे पसंद है। सो अभी का तो यही प्लान है। हाँ, और इंडिया में वापस आना, यस इंडिया में वापस आना है, बट अभी चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस भी हो रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं जो कि बाहर के प्रोफेसर्स को हायर करे, फिर बहुत सारे आईआईटी से जो कि बाहर के कॉलेजेस के साथ लिंक अप करे। जैसे आईआईटी मद्रास जो है वो करंटली आपके ब्रेन साइंस इनिशिएटिव के लिए यूसीएसएफ के साथ, ह्यूमन ब्रेन साइंस इनिशिएटिव के लिए यूसीएसएफ के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस आ रहे हैं जो कि आई थिंक अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं पीएचडी के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ, मैं अगर इंडिया में वापस आऊँ तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहूंगा। सो बट अभी के लिए एकेडमिया रहना है, एकेडमिया में रहना, तो उसके लिए पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना है, उसके बाद विल सी। ओके। बहुत 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 मज़ा आया आपसे बात करके विवास। इतनी सारी चीज़ों पे आपने हमसे बात की, एसओपी से लेकर के लेटर ऑफ मोटिवेशन से लेकर के रहने में क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब के बारे में आपने इतना डिटेल में बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, आपको थैंक्स बोल रहे होंगे, इतना डिटेल में और इतना ट्रांसपेरेंट होकर के आपने हमसे बात की।
थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। थैंक यू अगेन। और मैं विश करता हूँ, मेरी पूरी टीम विश करती है कि आप अपने करियर में आगे और सफल हों और बढ़िया-बढ़िया अचीवमेंट्स लेकर के आएँ। थैंक यू सो मच विवास, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नीलव, थैंक यू।